हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात कर ली थी। बाबू, फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम भी हम सब पढ़ रहे थे बेटा। बाबू, अब आगे बढ़ा रहे हैं बात को, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेक्स की बात स्टार्ट कर रहे हैं। कोशिश करेंगे चैप्टर आज ही खत्म कर देंगे, रह गया तो थोड़ा बहुत पोर्शन रह जाएगा। ठीक है जी। बाबू, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेक्स की बात करते हैं। डिमांड ऑफ फॉरेक्स, सप्लाई ऑफ फॉरेक्स। लो बेटा, सामने देखना। बाबू, वो कौन कौन से केसेस हैं जहां आप डिमांड करते हो बेटा फॉरेक्स की, और वो कौन कौन से केसेस हैं जहां आप सप्लाई करते हो फॉरेक्स की। बेटा एक शॉर्टकट है जो मैंने बनाया हुआ है, याद रहे ठीक बात, नहीं रहे बेटा कैसे याद करना है फिर आप सोच लो। बेटा शॉर्टकट ये है, यूटीआई के शेयर परचेज करे। ठीक है ना। यूटीआई एक्सिस बैंक का पुराना नाम है। एक्सिस बैंक को पुराने टाइम में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोलते थे, यूटीआई बोलते थे। ठीक है ना। तो मैंने शॉर्टकट बना दिया वहां से, यूटीआई के शेयर परचेज करे। ठीक है, दिमाग में रह जाएगा। ठीक है बेटा, यू से यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर, टूरिज्म, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, स्पेक्यूलेशन और बेटा परचेज ऑफ फॉरेन एसेट। बेटा ये सब फैक्टर हो सकते हैं जिस केस में आप डिमांड करते हो फॉरेक्स की। आराम से सुनना, क्योंकि इसके हो जाने के बाद सप्लाई में मुझे कुछ नहीं बोलना होगा, एक एक मिनट कम होता है। बेटा आप रहते हो इंडिया, कमा रहे हो इंडिया से, और बेटा फैमिली रह रही है बेटा आपकी किसी फॉरेन कंट्री में। बाबू ऑब्वियसली आप उनको इंडियन रुपी नहीं भेजोगे, क्योंकि बेटा उनके लिए वहां वो कागज का टुकड़ा है। वहां पर तो बेटा उसी देश की करेंसी चलेगी ना जिस देश में वो रहते हैं। मान लो बेटा वो यूएस में रह रहे हैं, तो बेटा डॉलर ही भेजना पड़ेगा ना आपको। बेटा आपने क्या किया, चाहे यहां से इंडियन रुपी भेजे, उन्होंने एक्सचेंज कराए, चाहे आपने यहीं से एक्सचेंज कराकर डॉलर भेजे, दोनों ही के केस में बेटा क्या होगा, डिमांड तो हुई ना फॉरेक्स की। डिमांड तो फॉरेक्स की हुई, कोई दिक्कत तो नहीं। यूनिलेटरल ट्रांसफर सब समझते हैं ना बेटा। यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब होता है बेटा वन साइडेड ट्रांसफर, कि कोई आपके लिए कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन आप उसके लिए कर रहे हो। ठीक है ना जी। फैमिली चाहे आपके लिए कुछ कर रही है कि नहीं कर रही, लेकिन आप फिर भी पे कर रहे हो उनको। ठीक है ना, फैमिली मेंटेन कर रहे हो फॉरेन कंट्री में, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ाएं बेटा बात। टूरिज्म, बेटा आप किसी फॉरेन कंट्री घूमने जाना चाहते हो, लेट्स सपोज कुछ भी बात कर लो, सिंगापुर। बेटा वहां पे इंडियन रुपी तो नहीं चलेगा ना, सिंगापुर डॉलर चाहिए होगा ना। बेटा अगेन, चाहे आप यहां से एक्सचेंज करा के जाओ, चाहे आप एयरपोर्ट पे एक्सचेंज कराओ, चाहे वहां पहुंचने के बाद रुपी को एक्सचेंज कराओ, कहीं ना कहीं डिमांड तो करोगे ना फॉरेन कंट्री की। ठीक है जी। बाबू इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, आपने बेटा किसी फॉरेन कंट्री से कोई गुड्स खरीद लिया, इंपोर्ट कर लिया या सर्विसेज खरीद ली। बाबू पेमेंट कैसे करोगे उनको, कह दोगे आप इंडियन रुपी में पेमेंट करेंगे, पहले ही कह देगा बेटा गुड्स नहीं भेजूंगा जब तक ये तय नहीं करोगे कि मेरी करेंसी में पे नहीं करोगे। तो बेटा आपको पे हमेशा उनकी करेंसी में करना पड़ेगा। अब तरीका फिर वही है बेटा, आप एक्सचेंज कराओगे पहले, फिर बेटा उनको पे करोगे। और एक्सचेंज करने के लिए आपने बेटा डिमांड तो कर ही दी ना कहीं बेटा फॉरेन करेंसी की। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बाबू स्पेक्यूलेशन की बात आज ही हो जाएगी, लेकिन होगी कब बेटा, 4:20 पे। उससे पहले मेरे को पास बहुत सारे टॉपिक हैं, 4:20 पे करूंगा स्पेक्यूलेशन की बात आज ही। ठीक है जी। आगे बढ़ाओ बेटा, परचेज ऑफ फॉरेन एसेट्स। बेटा आप कोई फॉरेन कंट्री घूमने गए, दुबई, और आपको परचेज करना है वहां पर कोई विला, आपको विला पसंद में आ गया। बेटा अब विला परचेज करना चाहोगे बेटा, क्या इंडियन रुपी से परचेज हो जाएगा, नहीं बेटा, ऑब्वियसली बेटा वहां की करेंसी दिरहम आपको पे करना पड़ेगा। बाबू अब दिरहम पे कैसे करोगे बेटा, एक्सचेंज कराओगे, अब डिमांड करोगे दिरहम की, इंडियन रुपी दोगे। तो बाबू ये सब 4 केसेस की मैंने डिस्कशन करा, चारों के चारों केस में आपने डिमांड करी बेटा फॉरेन करेंसी की। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, सिंपल। बाबू अगर मैं बात करूं सप्लाई की, तो बेटा यूनिलेटरल ट्रांसफर सेम हेडिंग, टूरिज्म सेम हेडिंग,
इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस की जगह एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, स्पेक्यूलेशन की जगह स्पेक्यूलेशन, परचेज ऑफ फॉरेन एसेट की जगह परचेज ऑफ फॉरेन एसेट, सब हेडिंग कट कॉपी पेस्ट सेम। अब बेटा बस लिखने का तरीका बदल जाता है, आराम से लिखने का तरीका समझ लो बेटा। यूनिलेटरल ट्रांसफर यहां मैंने अलग बोला था, यहां अलग बोलूंगा। यहां अब आप फॉरेन कंट्री में जॉब कर रहे हो और आपकी फैमिली रहती है इंडिया और आप फैमिली मेंटेन करना चाहते हो इंडिया में। अब बेटा इंडिया में अगर यूएस डॉलर भेज भी दोगे तो कागज का टुकड़ा, फैमिली को क्या चाहिए, इंडियन रुपी चाहिए। तो बेटा चाहे आप अमेरिका से ही कन्वर्ट कराकर भेजो, चाहे आप इंडिया में डॉलर भेजो, फैमिली कन्वर्ट कराए, कहीं ना कहीं बेटा वो यूएस डॉलर को सेल करेंगे, सप्लाई करेंगे फॉरेक्स की। ठीक है जी। दूसरी बात टूरिज्म, इस बार बेटा आप नहीं घूमने गए, बेटा फॉरेनर इंडिया घूमने आए हुए हैं। अब बेटा वो इंडिया घूमने आए हुए हैं, उन्हें इंडियन रुपी चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वो कहीं ना कहीं बेटा वो यूएस डॉलर या ग्रेट ब्रिटेन पाउंड या यूरो, जो भी जैपनीज येन, जो भी वो अपने साथ लाए हैं, वो करेंसी बेचेंगे और बेटा इंडियन रुपी खरीदेंगे उससे और फिर खर्चेंगे इंडिया में पैसे। बेटा जैसे ही उन्होंने फॉरेन करेंसी बेची, बेटा इट इज अ सप्लाई ऑफ फॉरेक्स। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। सेम बेटा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बेटा आपने अमेरिकन मार्केट में कोई गुड्स एक्सपोर्ट कर दिया, वहां से डॉलर आ गए। मुझे पक्का पता है बेटा कोई एक्सपोर्टर, चाहे इंडिया का एक्सपोर्टर है, वो कभी डिनाई नहीं करता कि मुझे यूएस डॉलर मिल जाए। क्यों बेटा, वो क्योंकि एक स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है, एक होप रहती है कि इसका दाम बढ़ेगा गिरेगा कभी, तो आप डॉलर पक्का ले लेते हो पेमेंट में। लेकिन बेटा फिर वही बात, आप इंडियन मार्केट में खर्चोगे थोड़ी, कोई लेगा थोड़ी आपसे। आप क्या करोगे बेटा, एक आरबीआई ऑथराइज्ड बैंक में जाकर उसको बेच दोगे, उसे इंडियन रुपी में कन्वर्ट करा दोगे। जैसे ही आपने वो यूएस डॉलर बेचे, इट क्रिएटेड अ सप्लाई ऑफ फॉरेक्स। ठीक है जी। स्पेक्यूलेशन का मुद्दा वही 420 पे करेंगे बात। परचेज ऑफ फॉरेन एसेट्स, बेटा फॉरेनर के लिए इंडिया फॉरेन ही है। अगर बेटा उनको इंडिया में कोई विला पसंद आ गया, वो खरीदना चाहते हैं, बेटा वो खरीद सकते हैं, लेकिन फॉरेन करेंसी पे करके नहीं। उनको क्या पे करना पड़ेगा, इंडियन रुपी में पेमेंट करनी पड़ेगी, सिंपल। और इंडियन रुपी कैसे मिलेंगे बेटा उनको, अपनी अपनी करेंसी बेचकर। तो बेटा इट आल्सो क्रिएटेड अ सप्लाई ऑफ फॉरेक्स। सारी हेडिंग सेम, इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट कर दो, बस कुछ नहीं करना। ठीक है, बढ़ाई बात को आगे, सिंपल है। चलो जी बाबू, अब डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व की बात करनी है, ठीक है ना। इस चैप्टर में कर्व है, ठीक है जी, और मैं मानता हूं आप एक्सपर्ट हो, है ना, पीएचडी। वही माइक्रो इकोनॉमिक्स में इतने कर्व बनाए तुमने बेटा। अब तो मैं तो सोचा था बनाऊंगा ही नहीं आज, मैं तो कह रहा था आपसे कहूंगा बस बताते जाओ, ओके ओके करते जाओ। 11 पढ़े नहीं यार, अभी स्कूल में मैसेज भिजवाते हैं दोबारा पढ़वाओ भैया, ये 11 पढ़े नहीं। चलो छोड़ो, ये मुद्दा मेरी रीच से बाहर है, अब मैं कुछ नहीं बोल सकता, स्पीचलेस। लो पुत्र सामने देखना प्लीज, मेरी तरफ देखते रहो। लो बेटा सामने देखना बाबू, डिमांड कर्व, चलो मेरे को नहीं पता कि आपने कितना पढ़ा, फिर भी चलो मेरे को लगता है ये बात तब भी पता होगी। डिमांड कर्व बेटा एक नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व होता है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, इतना पता है ना, बस मेरे लिए भैया बहुत है, बहुत है, बहुत है, और कुछ नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए। तो बेटा डिमांड कर्व देखने में कैसा होता है बेटा, ये एक नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। जैसे ही लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते रहोगे बेटा ये नेगेटिवली स्लोप्ड होता जाएगा। और सप्लाई कर्व बेटा ये एक पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व होता है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। जैसे ही बेटा लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते रहोगे इसका स्लोप भी बढ़ता ही रहेगा। ठीक है जी, बस इतना ही चाहिए मुझे। वो किसी पर्टिकुलर रेट पर कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी डिमांडेड है, किसी पर्टिकुलर रेट पर कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी डिमांडेड है बेटा, क्योंकि रेट और डिमांड इनवर्सली रिलेटेड होते हैं बेटा। जैसे ही ये रेट बढ़ाओगे कहीं ना कहीं क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। यार इतना तो पता होगा ना, इनवर्स रिलेशन, हाँ यार, लॉ ऑफ डिमांड सबने पढ़ा होगा इतना तो बेटा अगर ये रेट बढ़ा, R से R1 हो गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड बेटा Q से Q1 हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी। सेम वे अगर बेटा रेट मैं कम कर दूं तो बेटा क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा
बढ़ जाएगी। रेट अगर R से R2 हो जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड Q से Q2 हो जाएगी। सेम बात मेरे को यहां करनी है, कुछ मुश्किल बात नहीं। बेटा कोई पर्टिकुलर रेट पे कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी सप्लाइड है, ठीक है जी। अगर रेट बढ़ेगा तो सर क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना जी। और अगर रेट गिरेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो जाएगी, बस हो गया जी, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, सिंपल है बात। चलो बाबू अब आगे वाले टॉपिक में ना मुझे इन दोनों कर्व की जरूरत है, ठीक है जी। अब आगे वाला टॉपिक थोड़ा संभालना। अब हम 5 टॉपिक करने जा रहे हैं बैक टू बैक, जिसमें बेटा ग्राफ की चर्चा है, ठीक है जी। है बहुत आसान, ठीक है ना। और कभी कभी पेपर में जब आपके अच्छे कर्म हो तो इसमें से आ जाता है कुछ। मैं अच्छे कर्म इसलिए बोलूंगा क्योंकि डिजर्व नहीं करता 6 नंबर, पर बहुत बार पेपर में 6 नंबर का आया, ठीक है जी। है तो अच्छा कह रहे 8 डिजर्व करता है, ठीक है भैया। 80 भी करता है मेरे हिसाब से तो एक ही क्वेश्चन आएगा, बस यही आएगा बेटा। टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। लो पुत्र सब सामने देखेंगे बेटा। डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, मेरी तरफ देखना कि मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है। बेटा आपको पता है इंडिया तो मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम फॉलो करता है, लेकिन बेटा वैसे वर्ल्ड वाइड फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है? इट इज बेस्ड अपॉन फ्री फोर्सेस। बेटा डिमांड और सप्लाई डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना बाबू। वही तरीका अपनाना है, सिर्फ डायग्राम बनाना है और उसकी एक्सप्लेनेशन लिख के आ जानी है बेटा। पेपर में 6 नंबर का आता है, ठीक है ना। और मतलब किसी एंगल से डिजर्व नहीं करता ये 6 नंबर। चलो यार छोड़ो, वो मेरा मुद्दा नहीं है डिजर्व करता है कि नहीं, पर पेपर में आता बहुत है बाबू। मैं चर्चा करूंगा, आराम से एक बार एक्सप्लेनेशन सीख लो। कोई भी डायग्राम आ जाए मैं आपको बता देता हूं, कोई भी डायग्राम, ठीक है। 11th में नहीं मिले तो वरना 11th का भी बता देता। 11th में भी कोई भी डायग्राम आ जाए, एक्सप्लेन करने का तरीका, एक्सप्लेनेशन लगभग सबकी एक जैसी होती है, ठीक है जी बाबू। डिमांड कर्व ड्रॉ किया आपने, जिसको नाम दिया DD, नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। बेटा सप्लाई कर्व ड्रॉ किया, नाम दिया SS, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पे क्या लिया हुआ है हमने? डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेक्स, कुछ भी ले लो बेटा। वाई एक्सिस पे रेट ऑफ फॉरेक्स, जहां डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया बेटा, इक्विलिब्रियम पॉइंट E, परपेंडिकुलर ट्रेस किया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, ये ऑप्टिमम रेट, ये बेटा ऑप्टिमम क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड, ठीक है जी। इतना तो यार सबने पढ़ा है, ठीक है। अब बाबू एक्सप्लेनेशन कैसे लिखते हैं आराम से समझो। पहला पॉइंट, हमेशा पहले टीचर को बताओ आपने एक्स एक्सिस पे क्या लिया, ठीक है ना भैया। वैसे टीचर जरूर भगवान के बराबर है, पर टीचर वाले जिस दिन एग्जाम देने जा रहे हो बोर्ड के पर समझो बुद्धू है वो, सब कुछ बताओ जितना तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। आप लिखोगे इन अ डायग्राम एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेक्स, ठीक है। मतलब ये बताओ कि मैंने एक्स एक्सिस पे क्या माना है, मैं लिख नहीं रहा हूं एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इन अ डायग्राम वाई एक्सिस रिप्रेजेंट रेट ऑफ फॉरेक्स, बता दिया एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, वाई क्या करता है। अब आगे बढ़ाओ कहानी को। अब आपने क्या किया? अब आपने डिमांड कर्व ड्रॉ किया जिसका नाम है DD। इट इज अ नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। प्रॉपर्टी के साथ बता दो कि मैंने डिमांड कर्व ड्रॉ किया, वो नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व है, लेफ्ट से राइट जाते जाते वो उसका स्लोप गिर रहा है, ठीक है जी। फिर आप बता दो बेटा मैंने सप्लाई कर्व ड्रॉ किया है जिसका नाम है SS। इट इज अ पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। 4 पॉइंट हो गए एक्सप्लेनेशन के। बच्चा कहता है एक्सप्लेनेशन निकली मुश्किल होती है, भैया आपको लिखनी नहीं आती है, इससे आसान क्या चीज होती है, ठीक है ना जी। फिर 5th पॉइंट लिखो, और 5th पॉइंट में लिखोगे क्या? E पॉइंट को एक्सप्लेन करो। क्या लिखोगे? जहां डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वहां में एक पॉइंट मिला, पॉइंट E, मतलब इक्विलिब्रियम। यहां से हमने परपेंडिकुलर ट्रेस करा वाई एक्सिस पर भी और एक्स एक्सिस पर भी। बेटा वाई एक्सिस पे जब हमने परपेंडिकुलर ट्रेस किया तो हमें मिला ऑप्टिमम रेट, जिसको आप बोल सकते हो OR या 0R, जो भी लिखना चाहो आप।
ठीक है ना जी। और जब आपने परपेंडिकुलर ट्रेस किया एक्स एक्सिस पे तो आपको मिला ऑप्टिमम क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओ क्यू से। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? 5 पॉइंट समझ में आए? अब काम की बात है इसी डायग्राम में, आराम से सुनो। अच्छा आप ये बता सकते हो ये एरिया क्या है? ये एरिया, मैं अभी डायग्राम को गंदा नहीं करना चाहता बेटा, ये एक्सेस सप्लाई का एरिया। ये मुझे कैसे पता लगा? क्या कर क्या रहे हो तुम? आकाश एक मिनट पॉज करियो। लो होता है सामने देखना बेटा। अब 6th पॉइंट एक्सप्लेनेशन का है, लेकिन उससे पहले इस चीज को समझो बेटा। ये जो एरिया है ये एरिया एक्सेस सप्लाई का है। ये मुझे कैसे पता लगा एक्सेस सप्लाई का एरिया? देखो मैं बताता हूं। अगर रेट बढ़ गया बेटा, रेट शिफ्ट हो गया आर से R1, ठीक है, तो क्या होगा बेटा बाबू? आर से R1 शिफ्ट हो गया तो बेटा क्वांटिटी डिमांडेड देख लो गिर रही है, ये डिमांड कर रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड गिर रही है। पहले क्वांटिटी डिमांडेड 0Q थी, अब 0Q1 हो गई, जबकि बेटा क्वांटिटी सप्लाइड, बेटा ये क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है। ये पहले क्या थी बेटा? 0Q थी, अब हो गई 0Q1 हो गई, ठीक है जी। और सोचने वाली बात भी है, इधर देखना मेरी तरफ बेटा। पहले $1 80 का था, ठीक है, उस 80 पे कुछ ना कुछ ऑप्टिमम क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाई थी। अब $1 83 का हो गया। भैया खरीदते टाइम आदमी रुकेगा यार, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा कम। अच्छा पहले 80 का था, अब 83 का हो गया। 83 का होने के बाद क्या होगा बेटा? वो खरीदते टाइम दुनिया सोचेगी कि पहले तो 80 का मिलता था, अब 83 का, कुछ नहीं होता, कुछ दिन रुक जाता हूँ, क्या पता 82 आ जाए, क्या पता 81 आ जाए, सर डिमांड कम करेंगे। लेकिन क्या होगा बेटा बाबू? जिसके घर पे डॉलर पड़े होंगे वो कहेगा बेचो भैया, 80 में बिकता था, अब 83 में, 80 में बिकता था, 83 में बिक रहा है, बेचो। यही करेगा ना वो, तो सप्लाई तो बढ़ेगी ना बेटा। पक्की बात समझ में आती है बेटा? बात इतनी बात की है। अब एक बात बताता हूं बेटा, ये एक्सेस सप्लाई इस रेट को पुश करेगी कि तो दोबारा आर पे शिफ्ट हो जाए। क्यों? अब बेटा 83 जब रेट गया, लोगों ने डिमांड करनी तो कर दी कम, लेकिन सप्लाई करने वाले, वो बेचने वाले बहुत आ गए। तो बेटा जब बेचोगे बेचोगे, सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड से, वो कहीं ना कहीं रेट को पुश करेगी ना नीचे की तरफ। तो बेटा एक्सेस सप्लाई इस रेट को पुश करेगी कि दोबारा आर तक शिफ्ट हो जाए। समझ में आती है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से 6th पॉइंट में क्या लिखोगे एक्सप्लेनेशन की? बाबू अगर रेट इंक्रीज हो गया फ्रॉम R2 R1, बेटा क्वांटिटी डिमांडेड भी शिफ्ट हो जाएगी 0Q से 0Q1, जबकि क्वांटिटी सप्लाइड बेटा इंक्रीज हो जाएगी 0Q से 0Q2। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही है बेटा बात? बाबू मेरे डायग्राम में भी थोड़ी हौच पौच होगी, जो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने स्केल से नहीं बनाया, ठीक है ना। आप स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल ठीक ठाक बनेगा। लो जी सामने देखना बेटा। अब अगर रेट शिफ्ट हो गया फ्रॉम R2 R2, सुन लो बेटा आराम से, R से R2 रेट शिफ्ट हो गया, तो बेटा क्वांटिटी सप्लाइड, इस बार ये सप्लाई कर्व है, ये एरिया एक्सेस डिमांड का है, सप्लाई कर्व बहुत पहले आ गया, सब अभी डिमांड बहुत दूर है, ठीक है ना बेटा। अगर रेट शिफ्ट हो गया R से R2, बेटा सप्लाई हो जाएगी 0Q से 0Q1, जबकि बेटा अब मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था, ये कहीं ना कहीं अगर मैं स्केल से बनाता तो ये यहीं पर टकराती। अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये पॉइंट ना सेम ही बनेगा, ठीक है ना। तो क्वांटिटी डिमांडेड शिफ्ट हो जाएगी बेटा 0Q से 0Q2, ठीक है। मैंने स्केल से नहीं बनाया इसलिए ये इशू आ रहा है। ये यहां पर जाएगा कहीं, और ये सेम लाइन में आएंगे, ठीक है बाबू। रेट अगर कम हो जाता है, बड़ी ऑब्वियस सी बात है बेटा, सप्लाई करने वाले कम मिलते हैं लेकिन डिमांड करने वाले ज्यादा। भैया डॉलर पहले 80 था, अगर 75 आ जाए, खरीदार बहुत आ जाएंगे, बेचेगा कोई नहीं, जिसके पास पड़ा होगा उसे लगेगा कोई नहीं रुक जाता हूं, बढ़ जाएगा रेट, ठीक है ना बेटा। और ऐसी सोच, ये एक्सेस डिमांड बेटा इस रेट को कोशिश करेगी कि शिफ्ट कर पाए आर तक। बेटा अगर 75 का रेट आया, खरीदार ही खरीदार है, सप्लाई करने वाला कोई नहीं है, तो बेटा अगर डिमांड बढ़ेगी तो रेट भी तो वापस बढ़ने की कोशिश करेगा। समझ में आती है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं?
पक्का से क्लियर है? 7 पॉइंट एक्सप्लेनेशन के समझ में आए? 5 बहुत तुच्छ हैं। एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस क्या, डिमांड कर्व क्या, सप्लाई कर्व क्या, पॉइंट ई। उसके बाद तो बस जो जो पूछा वो राम कहानी बताते जाओ। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बेटा 4 और डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता देता हूं क्या है, ठीक है ना, क्योंकि टाइम नहीं लगाएंगे बनाने में, तो 1-1 मिनट लगाएंगे। वो 4 उसमें बातों में क्या बताना है आपको, इफेक्ट बताना है इंक्रीज इन डिमांड का ऑन क्वांटिटी एंड ऑन रेट। ठीक है जी, ऐसे ही बेटा डिक्रीज इन डिमांड का इफेक्ट बताना है क्वांटिटी डिमांडेड पे और बेटा रेट पर। ऐसे ही बेटा आपको इंक्रीज इन सप्लाई डिक्रीज इन सप्लाई का इंपैक्ट भी बताना है। ठीक है जी, मेरी तरफ देखना प्लीज सामने। अभी बेटा एक मैं बताऊंगा अभी और आराम से, ठीक है, बच्चे हुए 3 बिल्कुल नहीं, आराम से बताऊंगा, वो 3 सेकंड में 3 निपटाने हैं। ठीक है जी, इंक्रीज इन डिमांड का इंपैक्ट बताना है मेरे को क्वांटिटी डिमांडेड पर और रेट पर। ठीक है, फिर डिक्रीज इन डिमांड, फिर इंक्रीज इन सप्लाई, फिर डिक्रीज इन सप्लाई। बेटा एक बात आराम से सुन लो, मुझे नहीं पता कितना पढ़ा है, इंक्रीज इन डिमांड हो चाहे इंक्रीज इन सप्लाई हो, किसी भी कर्व के जब इंक्रीज की बात करता है हमेशा उस कर्व को हम राइट वर्ड शिफ्ट करते हैं। किसी भी कर्व के डिक्रीज की बात करता है हमेशा उसे लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करते हैं। ठीक है जी, लो पुत्र सामने देखना, वो एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस क्या वो तुम बनाओगे। ठीक है जी, डिमांड कर्व क्या है, सप्लाई कर्व क्या है, वो सब तुम्हें पता है। 5 पॉइंट एक्सप्लेनेशन के सेम है हर डायग्राम में, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब इसने मेरे से क्या पूछा, इंक्रीज इन डिमांड का क्या इंपैक्ट आया। एक चीज और, पहली बात तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोई बुद्धि मत लगाना, ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड बस इसको राइट वर्ड शिफ्ट करो, जो भी इंपैक्ट होता है खुद देखो और खुद लिख दो उठा के। ठीक है, बुद्धि मत लगाओ, और बुद्धि लगा रहे हो तो बिल्कुल प्यार से बता रहा हूं सीधी लगाना, क्योंकि आधों से ज्यादा में बुद्धि है नहीं, और मैं अभी साबित कर सकता हूं सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि मैं बहुत सारे बैचेस में साबित कर चुका हूं, मेरे को आदत पड़ चुकी है चीजें देखने की। बच्चे 2 मिनट में कंफ्यूज होते हैं। देखो इसने पूछा इंक्रीज इन डिमांड का इफेक्ट, बेटा मैंने डिमांड कर को राइट वर्ड शिफ्ट कर दिया, इंक्रीज करना है राइट वर्ड शिफ्ट कर लो, सामने देखना सब। बेटा राइट वर्ड शिफ्ट करते ही नया डिमांड कर्व मिला जिसका नाम है D1 इसने सप्लाई कर्व को जहां इंटरसेक्ट किया मुझे नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला जिसको मैं बोलूंगा E1। परपेंडिकुलर ट्रेस करो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस दोनों एक्सेस पर। बेटा आपने परपेंडिकुलर ट्रेस किया वाई एक्सिस पर भी और एक्स एक्सिस पे भी। सर अब आपसे यही पूछा गया था इंक्रीज इन डिमांड का क्या इंपैक्ट आता है रेट पर, क्या इंपैक्ट आता है क्वांटिटी पर, यही पूछा था ना, मिल गया मेरे को। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, अगर डायग्राम समझ में आ रहा है तो भैया डायग्राम से ही बताना। 5 पॉइंट एक्सप्लेनेशन कैसे, 6 पॉइंट क्या लिखोगे, 6 पॉइंट क्या लिखोगे बेटा, इंक्रीज इन डिमांड की बात थी ना, इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड कर्व को शिफ्ट कर देगा राइट वर्ड, मुझे नया डिमांड कर्व मिला D1 जिसने सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट किया, वहां मुझे पॉइंट मिला E1 से परपेंडिकुलर ट्रेस किया वाई एक्सिस पर भी और एक्स एक्सिस पर भी। बेटा 7th पॉइंट लिखना, रेट इंक्रीज हो गया है 0R से 0R1, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई है 0Q से 0Q1, दैट्स इट। ठीक है, एक बात पूछो, ये तो हो गया रटने वाली बात। अब ये वाली बात, अब मैं यही कहता हूं, इसलिए तुम्हें जो समझ में आ रहा है ना डायग्राम से वो बेस्ट है, ज्यादा दिमाग लगाना मत। क्यों कह रहा हूं ये भी समझ लो। बेटा हर बैच में बच्चे ना मुझसे क्वेश्चन करते हैं ये तो लॉ ऑफ डिमांड का ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। मैंने कहा ये कैसे कॉन्ट्राडिक्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। बेटा बच्चे कहते हैं ये देखो, बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं डिमांड बढ़ी ना, इंक्रीज इन डिमांड था ना, ये रेट कैसे बढ़ गया। हर बार क्वेश्चन होता है मुझसे, डिमांड बढ़ी तो ये रेट कैसे बढ़ गया। बेटा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, पहले तो मुझे आज यही याद करो, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, काम की बात बेटा, देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। किसी ने डिमांड एंड प्राइस नहीं कहा आपको, प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होती है, डिमांड और प्राइस में नहीं। किसी भी चीज की डिमांड बढ़ने से हमेशा उसका रेट बढ़ता है बेटा, कम नहीं होता। ठीक है, मैं फिर भी आपको ये कहूंगा बुद्धि मत चलाना ज्यादा पर,
डायग्राम जो बताएगा वो सही बताएगा, ठीक है। ओके बात, बढ़ाएं बात को आगे, चलो जी बाबू। मैंने इंक्रीज इन डिमांड आराम से बता दिया, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। सर एक एक मिनट से ज्यादा नहीं लगाना, ठीक है। बस आप डायग्राम देखते जाओ, एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल नहीं बतानी मुझे। लो सामने देखना, बाबू डिक्रीज इन डिमांड कहां शिफ्ट करो, डिमांड कर को लेफ्टवर्ड कर दूं बेटा। मैंने डिमांड कर को शिफ्ट कर दिया लेफ्टवर्ड, नया डिमांड कर D1 D1, जहां भी इसने सप्लाई कर को इंटरसेक्ट किया, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1, परपेंडिकुलर ट्रेस कर देना दोनों एक्सिस पर, जो रिजल्ट आएगा बस वो लिख देना कि रेट भी शिफ्ट हो गया, मतलब रेट भी कम हो गया, क्वांटिटी भी कम हो गई, दैट्स इट, ठीक है जी बेटा। इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई करो को कहां शिफ्ट करो, राइटवर्ड्स बेटा, राइटवर्ड शिफ्ट कर देना सप्लाई कर को, नया सप्लाई कर S1 S1, जहां कहीं भी इसने डिमांड कर को इंटरसेक्ट किया, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 बेटा, परपेंडिकुलर ट्रेस कर देना दोनों एक्सिस पर, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है लेकिन रेट कम हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। अब अगला डायग्राम खुद बना लेना, मेरी तरफ से डन है, ठीक है। एक डायग्राम छोड़ दिया मैंने डिक्रीज इन सप्लाई का, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़ जाए आगे, चलो जी बाबू। एक आखिरी टॉपिक की तरफ आ गए, लगभग चैप्टर खत्म होने को है। टॉपिक का नाम है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो अगर आज रह भी गया तो मुझे पता लग रहा है कि रह रहा चैप्टर नहीं होगा पूरा, पर थोड़ा सा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये, हाँ चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, आप सामने देखो, थोड़ा सा रह जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कल बीओपी और वो हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा फ्लो में, कल फ्लो में दो चार थप्पड़ भी लग सकते हैं तुम्हारे। बेटा टॉपिक का नाम है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। बेटा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, आपको पता है ना फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी, ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना फॉरेन करेंसी मार्केट। तो बेटा फॉरेन करेंसी मार्केट क्या होती है बेटा, या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है, जहां बेटा फॉरेन करेंसीज खरीदी और बेची जाती है, सिंपल बात, इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। एक बात और जो मुझे सबसे ज्यादा काम की है, जो बतानी है बेटा, जब भी हम वर्ड बोलते हैं ना मार्केट, पता नहीं क्यों बच्चों के दिमाग में एक ऐसी छवि बनी हुई है कि उनको लगता है यार कोई ना कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन है जहां कोई बैठा हुआ है, जहां फॉरेन करेंसी खरीदी और बेची जाती है, ऐसा लगता है बच्चों को। बेटा मार्केट डज नॉट नेसेसरली मीन्स अ ज्योग्राफिकल लोकेशन, मार्केट का मतलब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ज्योग्राफिकल लोकेशन है। बेटा मार्केट मीन्स अ सिस्टम, मार्केट का मतलब है बेटा एक ऐसा सिस्टम जहां इतने बायर और सेलर हैं कि आराम से आपकी फॉरेन करेंसी कब खरीदी जाएगी कब बेची जाएगी आपको पता ही नहीं लगेगा। बेटा जब हम कहते हैं ई कॉमर्स मार्केट, तो सर फिजिकली एग्जिस्ट करती है ई कॉमर्स मार्केट, Amazon कोई है फिजिकल लोकेशन जहां एग्जिस्ट करती है ये मार्केट? नहीं भैया, ये तो वर्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना बेटा। मार्केट का मतलब कभी ऐसा नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि बेटा कोई फिजिकल लोकेशन ही हो, मार्केट का मतलब होता है बेटा इट इज अ सिस्टम, ठीक है ना बेटा। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां इन्वॉल्वमेंट है आरबीआई की, बहुत सारे कमर्शियल बैंक की, बहुत सारे ऑथोराइज्ड डीलर की, कुछ ब्रोकर्स की, और बेटा आपकी और हमारी। सर जरूरी नहीं है बेटा किसी हमारे को किसी एक फिजिकल प्लेस पर ही जाना पड़ेगा इसको बाय और सेल करने के लिए, सर हर केस में नहीं जाना पड़ता।
समझ में आती है बात? और ये मैं प्रूव करूंगा बहुत सारे एग्जांपल देखो, ठीक है बाबू। अब मेरे पास ना यहाँ पर दो टॉपिक हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। एक तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस, ठीक है, और एक बेटा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के टाइप्स। बेटा मैं टाइप्स आज करा दूंगा, एक फंक्शन आज करा दूंगा, दो फंक्शन पेंडिंग रह जाएंगे। और वो जो तो दो स्पेक्यूलेशन वाली बातें मैंने छोड़ी हैं, वो दोनों स्पेक्यूलेशन वाली बातें भी अभी क्लियर कर दूं, ठीक है जी। पहले बेटा टाइप्स ऑफ मार्केट। बेटा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ना दो तरीके की है, वन इज बेटा स्पॉट मार्केट एंड अदर वन इज फॉरवर्ड मार्केट। बेटा थोड़ा कोऑपरेट करना, ज्यादा जल्दी मत मचाना, क्योंकि ये टॉपिक चलता अपनी गति से ही है और ऐसा हो सकता है बेटा 31 32 हो जाए, ठीक है जी। एक आध मिनट कोऑपरेट होएगा। तो स्पॉट मार्केट क्या होती है? स्पॉट मार्केट होती है बेटा ट्रांजैक्शन टुडे सेटल्ड एट टुडे। बेटा आज ही ट्रांजैक्शन होगी, आज ही सेटल डाउन होगा। और बेटा फॉरवर्ड मार्केट क्या होती है? बेटा फॉरवर्ड मार्केट होती है ट्रांजैक्शन टुडे सेटल्ड एट फ्यूचर डेट। बेटा ट्रांजैक्शन आज कर लो, लेकिन सेटल करेंगे किसी ना किसी फ्यूचर डेट पर, ठीक है जी। जैसे बेटा ज्यादातर आप प्रॉपर्टी के केस में करते हो, घर में सबने ये मुद्दा कभी ना कभी सुना होगा। आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, ठीक है ना बेटा, प्रॉपर्टी की वर्थ है 50 लाख, आपने आज डाउन पेमेंट करी 10 लाख, और एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया आपके बीच में, आप बायर हो और सेलर के बीच में, ठीक है ना, एग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं इसको। एग्रीमेंट टू सेल लिखा गया कि 3 महीने के बाद आप बचे हुए 40 लाख रुपए दोगे और 3 महीने के बाद रजिस्ट्री करा जाओगे। ऐसे ही होता है। तो सर आपको पता है वो एग्रीमेंट टू सेल क्या है? ट्रांजैक्शन टुडे, कि ट्रांजैक्शन हम आज कर रहे हैं, उस ट्रांजैक्शन को हम ठीक बनाए रखने के लिए क्या कर रहे हैं? डाउन पेमेंट आज दे रहे हैं, लेकिन फुल पेमेंट नहीं कर रहे हैं। हम इस ट्रांजैक्शन को सेटल कब करेंगे? 3 महीने के बाद करेंगे सेटल। समझ में आ रही है बेटा? समझ में आ रही है बात? ऐसे ही होता है ना प्रॉपर्टी के केस में। बेटा फॉरेन एक्सचेंज के केस में भी ऐसा होता है। सर फॉरेन एक्सचेंज के केस में बेटा दो तरीके की मार्केट एग्जिस्ट करती है, वन इज स्पॉट मार्केट एंड अदर वन इज फॉरवर्ड मार्केट। मैं बैंक में गया, मैंने कहा जी मेरे को घूमने जाना है सिंगापुर, ये पर डे में 5 लाख रुपए, इनके इक्विवेलेंट मुझे क्या करो, सिंगापुर डॉलर दे दो। मैंने भी ट्रांजेक्शन करी, अभी सेटल डाउन करके आ गया। ये तो है स्पॉट मार्केट। और फॉरवर्ड मार्केट क्या है? ट्रांजेक्शन आज कर रहा हूं, सेटल करूंगा किसी एक फ्यूचर डेट पर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल अभी दे दूंगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही है बेटा बात? चलो जी। अब फॉरवर्ड मार्केट और स्पॉट मार्केट का यूज करके एक फंक्शन बनता है बेटा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का। टोटल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के 3 फंक्शन है, आज सिर्फ एक होगा, ठीक है। एंड बेटा इस फंक्शन को बोलते हैं हेजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? हेजिंग फंक्शन। बेटा हेजिंग, हेज करना समझते हो किसको बोलते हैं? बेटा अपने रिस्क को कम से कम करना, इसको बोलते हैं बेटा, इस चीज को बोलते हैं हेजिंग, इस टर्म को बोलते हैं हेजिंग, ठीक है। जब आप अपने रिस्क को कम करने की कोशिश करते हो। और बेटा फॉरवर्ड मार्केट और स्पॉट मार्केट का यूज कर एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों कहीं ना कहीं बेटा अपने रिस्क को कवर करते हैं, ठीक है। चाहे एक्सपोर्टर हो चाहे इंपोर्टर हो, दोनों रिस्कों को कवर करते हैं, ठीक है जी। चलो जी समझते हैं बेटा क्या मतलब है। बाबू आज $1 मान लो बेटा 70 रुपए का चल रहा है, ठीक है जी। और बेटा इंपोर्टर ने क्या किया, आज बेटा गुड्स खरीद लिए फॉरेन कंट्री से। सुनते जाना आराम से, एग्जांपल तभी समझ में आएगा। बेटा इंपोर्टर ने यूएसए से गुड्स खरीद लिए $1 लाख के। अगर आज पेमेंट करे तो कैसे करेगा? $1 लाख देने हैं तो 70 लाख रुपए लाएगा, कन्वर्ट कराएगा, $1 लाख पे कर देगा। यही करेगा ना इंपोर्टर। इंपोर्टर और बेटा जो सामने बैठा हुआ एक्सपोर्टर है, उसके मतलब थोड़े रिलेशन बहुत ठीक ठाक है, क्योंकि कई सालों से वो आपस में डील कर रहे हैं। तो तय हुआ कि चलो कोई दिक्कत नहीं, 3 महीने के बाद दे देंगे आपके पैसे। उसने कहा ठीक है। पर इंपोर्टर को एक डर सता रहा है कि अगर ये रेट बढ़ गया तो मेरा क्या होगा? अगर ये 72 हो गया, 75 हो गया तो मेरा होगा क्या? तो उसने क्या किया बेटा, आज वो पहुंच गया फॉरवर्ड मार्केट में। सामने देखते रहना, आराम से समझ लेना। फॉरवर्ड मार्केट का कोई बेटा क्वालिटी है बताना जरा। ट्रांजैक्शन टुडे सेटल्ड एट फ्यूचर डेट। 3 महीने के बाद देने ना उसको पैसे। वो आज फॉरवर्ड मार्केट में गया,
उसने बोला कि मुझे आज ही डॉलर बाय करने हैं 1 लाख, ट्रांजैक्शन आज करके जा रहा हूं, सेटल कब करूंगा, फ्यूचर डेट 3 महीने के बाद सेटल डाउन करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप ट्रांजैक्शन करके जा रहे हो एग्रीमेंट लिखा जाएगा, और एग्रीमेंट लिखने के लिए आपको कुछ ना कुछ डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसको आप हिंदी में बयाना बोलते हो। ठीक है, डाउन पेमेंट तो देनी पड़ेगी। उसने कहा इस केस में बेटा इस डाउन पेमेंट का नाम होता है ऑप्शन प्रीमियम। ठीक है बाबू, उसने कहा ठीक है डाउन पेमेंट ले लो, $1 70 के हिसाब से मैंने आज ही खरीदा, लो खरीद लिया। ठीक है, लो मुझसे एडवांस ले लो 50,000 आऊंगा 3 महीने के बाद 69,50,000 दे जाऊंगा, $1 लाख ले जाऊंगा। समझ में आई बात? ट्रांजेक्शन टुडे सेटल्ड एट फ्यूचर डेट। ठीक है जी। अब बेटा हुआ वही जो होना था। ठीक है जी बेटा, आज 3 महीने बीत गए। ठीक है, आज स्पॉट मार्केट में दाम चल रहा है डॉलर का $1.75 का हो गया, पर आपको कोई फर्क पड़ता है? फॉरवर्ड मार्केट में जाओ, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर दो, 69,50,000 69,50,000 पे करो, और बेटा आपको डॉलर मिल जाएंगे 1 लाख। आपके तो 5 लाख सेफ हो गए। क्या आप अपने रिस्क को कवर कर पाए फॉरवर्ड मार्केट में पहले ट्रांजैक्शन करके? बेटा फॉरवर्ड और स्पॉट मार्केट का यूज करके देख रहे हो आप बच कैसे रहे हो? समझ में आ रही है बेटा? पक्की बात। सर एग्जांपल में ट्विस्ट है, मुझे समझाना ये है ही नहीं बिल्कुल भी। बेटा स्पॉट मार्केट में आज $1 का रेट 68 हो गया। अब अगर आप वो वाला कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करो तो आपको वहां 70 लाख देकर $1 लाख मिल रहे थे। 70 लाख देकर ही तो मिले थे $1 लाख। अब आपको लगेगा यार 2 लाख का चूना फ्री में लग गया, मैं ना ही लेता कॉन्ट्रैक्ट। सर देखो बड़ी समझदारी से आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। सर ये कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल ही मत करो। क्या होगा, मर जाएंगे 50,000? मैंने कहा कोई नहीं, मैं करता नहीं कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल, आप बेटा पैसे जब्त कर लो। उन्होंने जब्त कर लिए, खुश। सर स्पॉट मार्केट में जाओ, आज ही $1 लाख बाय कर लो, 68 के हिसाब से मिल गए। हाँ जरूर आपको टोटल में $50,000 का नुकसान हुआ, आपको $1 68 का नहीं 68.5 का पड़ा, क्योंकि 50,000 आप पहले पे कर चुके थे, फिर भी $1.5 बचा लिए ना, 1.5 लाख तो बच गए, 1,50,000 तो सेव हो गए। अगर वहां का कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करते तो 70 लाख आते, यहां का कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल किया तो 68 लाख ये गए, 50,000 वहां पर लॉस हुआ, 68,50,000 गए, बच गए क्या नहीं? तो बेटा बाय यूजिंग फॉरवर्ड मार्केट एंड स्पॉट मार्केट, कैसे बेटा एक इंपोर्टर अपने रिस्क को कम कर पा रहा है, दिख रहा है? इसे बोलते हैं हेजिंग फंक्शन। और आपको एक और बात बता देता हूं, जब इस इंपोर्टर ने फॉरवर्ड मार्केट में जाकर आज से 3 महीने पहले कह दिया था कि मैं डॉलर बाय करता हूं, सर इट इज अ स्पेक्यूलेटिव डिमांड। जो भी आपने डिमांड ऑफ फॉरेक्स में पढ़ा था ना, स्पेक्यूलेशन, ये वही स्पेक्यूलेशन है। क्या एक्चुअली में उसने बाय कर लिया था उस टाइम पर? नहीं, ही क्रिएटेड अ स्पेक्यूलेटिव डिमांड। 3 महीने के बाद बाय करना था, पर डिमांड तो क्रिएट कर गया ना, आर्टिफिशियल डिमांड तो क्रिएट कर गया ना मार्केट में। समझ में आती है बेटा बात? अब सेम बात मैं इंपोर्टर के एंगल से समझा देता हूं और फिर पैक कर रहे हैं बेटा, 1 मिनट और लगे बाबू। एक्सपोर्टर के एंगल से लो जी बेटा, एक्सपोर्टर ने आज एक्सपोर्ट कर दिया $1 लाख का गुड्स, तय हुआ कि सामने वाला इंपोर्टर 3 महीने के बाद पेमेंट करेगा। $1 चल रहा है बेटा 70 के नाम पर। अब उसके दिमाग में आ रहा है यार ये रेट गिर गए तो मुझे तो बेफालतू का लॉस हो जाएगा। तो हो गया फॉरवर्ड मार्केट में $1 का दाम फॉरवर्ड मार्केट में चल रहा है ₹70। इसने का डॉलर सेल किए, अभी करे सेल, ट्रांजेक्शन टुडे सेटल्ड एट फ्यूचर डेट, 3 महीने के बाद आऊंगा, डॉलर दे जाऊंगा, इंडियन रुपी ले जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है ट्रांजेक्शन करनी है आज आपको, तो कुछ ना कुछ डाउन पेमेंट दो। तो आपने बेटा डाउन पेमेंट पे कर दी $50,000। ठीक है, और बेटा हुआ वही जो होना था। 3 महीने के बाद स्पॉट मार्केट में $1 का दाम रह गया, कुछ भी समझ लो 65। ठीक है, आपने क्या करा? आपने इसका यूज ही नहीं करा। अब फॉरवर्ड मार्केट में आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ भाई, आप क्या करोगे बेटा? $1 लाख दे दोगे उनको, और बेटा अपने पैसे उठा लाओगे, 50,000 ये भी उठा लाओगे, और बेटा 70 के हिसाब से पेमेंट वो भी उठा लोगे। डन, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। पर ये थोड़ी समझाना है, समझाना तो दूसरा पार्ट है बेटा। अब स्पॉट मार्केट में $1 72 का हो गया। अब आपको लगा यार 70 के हिसाब से क्यों बेचूं, स्पॉट मार्केट में बेचता हूं। सर मत करो इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल, 50,000 जब्त हो जाएंगे, होने दो। या 72 के हिसाब से डॉलर बेच दो,
72 लाख आ गए, 50,000 का हमारा नुकसान हुआ, मोटे मोटा देखा जाए तो 71,50,000 आ गए पर डॉलर। 71.5 का तो फायदा ही हो गया आपको, ₹1.5 का तो फायदा ही हो गया बेटा। ठीक है, समझ में आती है बेटा बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। सर फॉरवर्ड मार्केट और स्पॉट मार्केट का यूज करके कैसे एक्सपोर्टर और इंपोर्टर अपना रिस्क कवर कर पाते हैं, ये देखो। क्लियर है बेटा? ये ऑप्शन प्रीमियम को ना बिल्कुल वैसे ही समझना जैसे कि बेटा किसी के घर में शादी होती है और उसको एक्सपेक्टेड है कि मान लो अभी मंथ चल रहा है, कुछ भी समझो जून चल रहा है, उसके घर में वेडिंग है बेटा नवंबर में, उसको एक्सपेक्टेड है कि जब वो दिवाली सीजन आता है, जब वो वेडिंग सीजन आता है, तो ज्यादातर बेटा सोने के रेट भागते हैं। तो क्या करते हैं, ज्वेलर्स के पास आज ही चले जाएंगे, जून मंथ में 2-4 लाख रुपए एडवांस दे आएंगे, तय कर लेंगे कि मैं आपसे 20 तोला गोल्ड लूंगा आज के रेट पर। आज रेट चल रहा है कुछ भी समझ लो बेटा, जो भी चल रहा है 50,000 60,000 जो भी चल रहा है, मान लो 60,000 रुपए तोले के हिसाब से 20 तोले गोल्ड लेंगे आज के रेट पर, ये रहा एडवांस। करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। अगर आपको एक्सपेक्टेड हो कि फ्यूचर में राइज आने वाला है, ट्रांजेक्शन टुडे सेटल्ड एट फ्यूचर डेट है। हाँ बतेरे लोग करते हैं, आपको तो आइडिया नहीं है, मतलब मैं बता देता हूँ, कॉमोडिटी मार्केट में बहुत कुछ होता है ऐसा, आपको पता है ना। कॉमोडिटीज कॉमोडिटीज भी डील होती हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। जब लोगों को एक्सपेक्टेड होता है निकेल, ये धनिया, हल्दी, ये सब बिकता है इंडियन शेयर मार्केट में। क्यों बेटा? हर केस में देखो, मेरी बात सुनो, हर केस में हर किसी का नुकसान नहीं होगा, हर केस में हर किसी का फायदा नहीं होगा। एक महीने आप नुकसान में रह सकते हो, अगले महीने आप फायदे में भी आ सकते हो। और डॉलर गिरना अनएक्सपेक्टेड होता है बहुत। और जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, कोई बुद्धू नहीं है और खाली सिर्फ आप समझदार नहीं हो। मार्केट डाटा हर आदमी को पता है डॉलर को गिराना कितना मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल। ठीक है जी, रखते हैं, आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।